And I would also like to welcome our principal, sir, Dr. Inder Malik, to give us an opportunity to learn something new and to explore ourselves also and to make our students to the next level. Thank you, sir. शुरू करें? आई होप. Thank you. Let's do a quick revision of whatever we have done. I hope आपने listener personality I think अभी तक किया था अभी तक एक, जिसमें आप कुछ चीजें देख पाए थे कि उसकी कुछ characteristics थी उसके behavior की, कि उसको देख के ही आप कैसे पता लगाएंगे. आपके दिमाग में कुछ सवालात उठे होंगे उसके बाद, उनका शायद मैंने सोल्यूशन नहीं दिया था कि फिर करें क्या उनके साथ में, ऐसा कुछ है ना, इस तरह से सवाल आया होगा. इसका जवाब हम आखिर में देंगे जब चारों पर्सनालिटीज हो चुकी होंगी. तो हम क्योंकि पर्पस हमारा किसी भी बच्चे को अपने तरीके से मोल्ड करना नहीं है, हमारा पर्पस है उसको समझ लिया, अब उसको अगर कोई चीज समझानी है तो उसका क्या तरीका होगा, मतलब जब हम क्लास में समझा रहे हैं, और कौन सा उसके बिहेवियर टेम्परेरी होगा, कौन सा परमानेंट होगा, वो हम लास्ट तक पहुंच जाएंगे. हम पहले लाइफ को कंप्लीट कर लेते हैं. आई होप जो हमने शुरुआत की थी लाइफ, जो चार तरह के जो हमारे पास पर्सनालिटीज थी. सेकंड पर्सनालिटी हमारे पास लाइफ में पहले लिसनर है, अगला आई है. आई नहीं करेंगे हम, ई करेंगे पहले. एफिशिएंट पर्सनालिटी पहले करेंगे. उसका स्पेसिफिक रीजन है वो मैं आपको भी बता दूंगा कि नोट्स, उसकी चिंता मत कीजिए, आपके लिए नोट्स अलग होंगे. ये मैं अपने लिए इसलिए लिखा कि कई बार बात करते करते चीजें स्किप हो जाती हैं, तो उससे कनेक्टेड जो चीजें हैं वो मैं डिस्कशन कर सकूं आपके साथ. जैसे हम एक पर्सनालिटी को डिस्कस कर रहे थे तो आपने नोटिस किया कि वो सब में तो ऐसा नहीं होता जो मैं बात कर रहा था, बाकी और तरह के बच्चे भी होते हैं. ये एक दूसरी तरह की थॉट प्रोसेस वाला बच्चा है जिसको हम एफिशिएंट बोलते हैं. अगर टर्मिनोलॉजी में जाएं तो एफिशिएंट होगा. ये वो बच्चे होते हैं जो टारगेट ओरिएंटेड जिंदगी जीते हैं. यानी जैसे हम शुरुआत में एक बात कही थी हमने कि हम उस एक्टिविटी को ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, उस एक्टिविटी के पीछे के थॉट को हम फोकस कर रहे हैं. बेसिकली अभी जो हम देख रहे हैं कि वो क्यों किया. जैसे अगर बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है लिसनर पर्सनालिटी, जैसे हमने कहा लिसनर वैसे तो मेहनती होता नहीं है, अब अगर वो मेहनत कर रहा है तो उसके पीछे का क्या फैक्टर है. उसके पीछे एक ही फैक्टर है, इमोशंस. मतलब समवन इज देयर, उसके मम्मी पापा या उसके टीचर जिससे वो बहुत प्यार करता है और वो चाहता है कि वो खुश रहें. वो बेसिकली उनको खुश करने के लिए मेहनत कर रहा है. वो उसकी नेचुरल टेंडेंसी उसमें नहीं आ रही है, मतलब उसका नेचुरल लॉजिक. यानी उसको अगर मोटिवेटेड रखना है तो उसके पीछे एकमात्र कारण होगा, उसके साथ कनेक्ट हो जाओ और उसको मोटिवेटेड आप रख सकते हो. कनेक्शन काट के आप उसको मोटिवेटेड नहीं रख सकते. ये एक ऐसी पर्सनालिटी है एफिशिएंट जिसके साथ आप कनेक्ट ही नहीं हो सकते. ये अपना टारगेट ओरिएंटेड है. इसने टारगेट बांध लिया कि मुझे इतने परसेंट मार्क्स स्कोर करने हैं, तो उसने उतने परसेंट ही स्कोर करने हैं. अब मैं इतने इसलिए बोला मैंने कि आप नहीं बता सकते, आप मतलब दुनिया का कोई और इंसान इस बच्चे को नहीं बता सकता कि आपने कितने मार्क्स लेने हैं. मतलब अगर मम्मी पापा ये कहते हैं कि इतने मार्क्स लेने हैं तो जरूरी नहीं है कि वो उसको मान रहा हो. उसने अगर ये डिसाइड किया है कि मुझे, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं कि एक बच्चा 80% स्कोर कर रहा है, अगली बार उसके 81% आ रहे हैं, फिर उसके 78 और 89, मतलब 82 83 यार 85 क्रॉस ही नहीं कर रहा. वो उसको सब कुछ आता है, उसके पापा केमिस्ट्री के लेक्चरर हैं, उसे सारा सिलेबस करवा के भेजते हैं, पर अगला बंदा 80, जैसे ही 80% का स्कोर होता है उसी टाइम उससे आगे करना ही बंद कर देता है कि इतना ही करना था. अब ये इतना ही 40 पे भी रुक सकता है, पास होने पे भी रुक सकता है, 60 पे भी रुक सकता है कि फर्स्ट डिवीजन लेनी है, खाली इससे ऊपर लेना ही नहीं, टेंशन ही नहीं है. 80 पे भी और क्लास टॉप करने पे भी, मतलब इट्स लाइक दैट.
इनको अगर आप मोटिवेटेड रख सकते हो तो इनको एक ही चीज मोटिवेट रख सकती है, बल्कि मैं कहूं दो चीजें। पहला टारगेट और दूसरा चैलेंज। मतलब इनको पुरानी, अगर हम थोड़ा सा बैक में जाए ना, फ्लैशबैक में, तो हमारी दादी नानी जो है वो कुछ बच्चों को दूध पिलाने के लिए ऐसा बोलती होती, तेरे से नहीं पिया जाएगा ये। और वो फिर मतलब कैसे नहीं पिया जाएगा, मैं अब तो पी के दिखाऊंगा। वो जो टेक्निक है वो इन बच्चों पे एकदम काम करती है। अगर यही डायलॉग कि तेरे से नहीं पिया जाएगा हम लिसनर को बोलते रहेंगे लगातार, वो कहेगा ठीक है मैं नहीं पीऊंगा। और इसको बोलेंगे तो ये कहेगा कि अब तो पक्का पीऊंगा, चाहे जगह ना हो पेट में, कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब इनके लिए फायदा नफा नुकसान कुछ नहीं है, टारगेट सबसे इंपॉर्टेंट है। दोनों भाई बहन खेल रहे हैं, खेलते खेलते मान लो बड़े वाले ने छोटे वाले को मार दिया या छोटे ने बड़े को मार दिया और वो गलती से लग गया। अब उसने प्लान कर लिया कि अब इसको भी मारना है, और ये प्लान कर लिया कि इसको भी चपेट मारनी है मुंह पे। अब वो उसको दूर खड़ा खड़ा, मतलब इतनी देर में मान लो मम्मी आ गई, पापा को कोई और आ गया घर का आदमी, और उसने भाग के कि मम्मी मेरे को मार रहा है ये, पापा मार रहा है। क्यों मार रहा है? इसलिए मार रहा है कि मेरे को इसने मारा है, नहीं मारना है, उसको चपेट लगा। मान लो मम्मी दूसरे वाले की, जिसने मारा था पहले, जितनी मर्जी पिटाई कर ले, लेकिन वो दूर खड़ा खड़ा बोलेगा बदला तो लूंगा, कुछ भी हो जाए, ऐसे ऐसे करके देखता रहेगा उसकी तरफ, बदला तो लूंगा, एंड ही विल वेट। अब छोटे वाला अगर स्मार्ट है और वो बच रहा है किसी तरह से, शाम तक बच जाए और बाय चांस वो लास्ट में सोने चले जाएंगे ना, मतलब जिसने बदला लेना था ना एफिशिएंट ने, नींद नहीं आएगी उसको। फिर चाहे रात को 12 बजे उसके पास जाके उसके गाल पे हल्के से लगा के आना पड़े, लेकिन वो बदला तो लेगा। ये मैं क्यों बताई मैंने ये बात इतनी लंबी, उसका रीजन ये है कि नहीं जाएगी दिमाग से। आप उसको मना भी लोगे ना, आप उससे यस करवा भी लोगे ना कि सॉरी बोल दिया, माफ करवा लिया, लेकिन उसने उससे पहले डिसाइड कर लिया कि नहीं मैंने ये करना है। डिसाइड करने से पहले तो अगर आप मना लेते हो तब तक तो ठीक है, लेकिन इफ ही हैज डिसाइडेड देन नो वे आउट। इस तरह के बच्चों के अंदर बहुत बार ऐसा पाया गया, यानी अगर एफिशिएंट बच्चा मेरे पास, मैं इनको हमेशा कहता हूं कि दे आर नेचुरल अचीवर्स। इनको आप मतलब इनको आप मोटिवेट कर ही नहीं सकते, ये नेचुरल अचीवर्स हैं। इन्होंने टारगेट अपने खुद चूज करने हैं। अब आपके पास चैलेंज है कि आप कैसा एनवायरनमेंट इनके सामने रखते हैं कि अपना टारगेट सेट कर ले। इसमें चैलेंज 2-3 आते हैं। मान लो बाय चांस एक ऐसे परिवार का बच्चा है या एक ऐसे फैमिली में रह रहा है जहां पे बातें सुन सुन के पापा मम्मी की या फिर आसपास की, उसने अपना टारगेट चूज कर लिया थोड़ा सा बड़ा, और उसके लिए वो तो खुद तो किसी भी हद तक जा सकता है, लेकिन उसको रोका जा रहा है कि नहीं बेटा इतना लिमिट क्रॉस करके नहीं मेहनत करते या कुछ भी करते या इतना नहीं सोचते होते। तो एक लेवल इतना भी आ जाता है इन लोगों के दिमाग का कि ये इतना ज्यादा सोचते हैं कि डिप्रेशन लेवल तक बढ़ जाता है। माइग्रेन की बहुत प्रॉब्लम पाई जाती है ऐसे बच्चों के अंदर। सिर दर्द बहुत कॉन्टिन्यूसली होता है इनके अंदर, क्योंकि ये अपने थॉट्स को रोक ही नहीं सकते। जो जिस चीज के बारे में इन्होंने सोचना शुरू कर दिया है ना, उनके बस की बात ही नहीं है उसको बंद कर दें। बहुत अर्ली स्टेज में इस चीज को रिकॉग्नाइज करने के लिए आपको इतना सा नोटिस करना होगा कि जो पहला बच्चा था लिसनर, वो किसी बात के ऊपर जिद कर रहा है, तो आप उसको ऐसे ऊपर देखो, कोको आगे, वो इतने में भी बकाई मारा जाएगा आपके। वो छोटी सी बात के ऊपर, मतलब आपने टॉपिक चेंज कर दिया, वो उसी में भी आपकी बात मान जाएगा। ये नहीं, इसके दिमाग से नहीं जाएगा। इसने रात को 11 बजे आइसक्रीम लेनी है ना, खानी है ना, तो रात को 11 बजे खानी है। ये बोलेगा मुझे आइसक्रीम चाहिए, कि दुकान बंद हो गई होगी बेटा, अब तो बहुत नहीं चाहिए नहीं, लेके आनी है। अब दुकान बंद हो गया, नहीं अंकल के घर जाके खुलवाओ, मतलब चाहे जैसे मर्जी आप आइसक्रीम उसको दिलाओ। अब पापा को गुस्सा आ गया इतना सारा जिद सुन के, चपेट लगा दिया, सो गया,
उठते ही फिर पहला शब्द भी आइसक्रीम ही होएगा। आज खिलाओगे ना आइसक्रीम? आज तो दोगे ना। मतलब ये नहीं भूल सकते उस चीज को। बहुत अर्ली स्टेज, इससे भी छोटी उम्र में अगर होता है तो आमतौर पे इनकी टेंडेंसी होती है कि मतलब जिद करेंगे, नोच डालेंगे, धरती में गिर जाएंगे, पड़ के मतलब इधर उधर ड्रामा मतलब पूरा खिंडाएंगे। फिर बच्चा नेचुरली देखते हैं कि अपने लिमिट्स चेक करता रहता है बच्चा। ये देखता है घर में अगर दादा दादी भी हैं दूसरे कमरे में, और अगर उसको एक दो बार दादा बचाने आ जाते हैं दादी, तो फिर और जोर से चिल्लाएगा, मतलब ना जितना आमतौर पे रोता है उससे ज्यादा चिल्लाएगा कि आओ मेरे को देखो मेरे साथ क्या हो रहा है, लाइक काइंड ऑफ। लेकिन इसका पर्पस यही होगा कि जो दिमाग में एक बार आ गया था मुझे वो पूरा करना ही करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि पेरेंट्स और टीचर्स के लिए, ऐसे बच्चों के लिए सिर्फ एक ही काम है कि अर्ली स्टेज में पता लगा लो और पता लगा के वो एनवायरनमेंट क्रिएट कर दो कि अपना टारगेट सेट कर ले। यानी कि अब हमारे पास तो जब ये सेशन खत्म हो जाएगा तब तो उसकी एक्टिविटीज को देख के आपको ये भी मालूम पड़ जाएगा कि उस बच्चे का रियल टैलेंट किस तरफ है। तो फिर और अच्छा हो जाएगा कि माँ बाप और टीचर्स लग के बस उसको उन बातों की तरफ इशारा करते रहें। क्योंकि इनकी दिक्कत क्या है, इनको आप इशारों में तो बता दो तो ठीक है, अगर सीधा कह दिया कि तुमने हमारे हिसाब से चलना है तो अब ये पक्का नहीं चलेंगे। क्योंकि मेरे पास जो काउंसलिंग में आते हैं बहुत सारे पेरेंट्स, उसमें बच्चों के साथ में ऐसी दिक्कत बहुत पाई गई, बहुत मतलब मोर देन 80% केसेस में ऐसा पाया गया कि बच्चा वो काम करने के कैपेबल था, करने के लिए उसमें कोई दिक्कत नहीं थी मतलब, बट वो काम इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि मेरे पापा मुझे रोज टोकते थे कि तू पढ़ता नहीं, तू करता नहीं। कि अब इसने टोक दिया ना कि जाके पढ़ लेना, बस वो पढ़ने ही उठने ही वाला, कहता मैं उठने ही वाला था पढ़ने के लिए, इतने में पापा आ गए, तू तू नंबर कितने आए तेरे, पढ़ता पढ़ता कुछ नहीं है, चल जाके पढ़ ले। अब उसने सोचा अब तो बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा। समझ रहे ना आप? मतलब इनको हम ऐसा भी कहते हैं कि इनकी गरारी फंस गई ना एक बार तो फिर नहीं निकलती। जिस बात पे अटक गए उस बात पर ये अटक गए। ऐसे बच्चों को आप ना ही तो प्यार से समझा सकते, ना ही आप इनको समझा सकते, मतलब आप समझा नहीं सकते। कहने का मतलब आप इनके साथ आर्ग्यूमेंट करना शुरू कीजिए, आप सुबह से लेकर रात और रात से लेकर सुबह तक आर्ग्यूमेंट कर सकता है ये बच्चा विदाउट एनी कंक्लूजन। तो इसका मतलब किसी जगह पे नहीं पहुंच पाएंगे आप इससे आर्गुमेंट करके। फिर इसका क्या सलूशन होगा? पहचान लीजिए और अपने आप को इतना स्मार्ट अगर आप बना सकते हैं कि ये आपको फॉलो करने लायक समझने लग जाए, देन एंड ओनली देन यू कैन मोटिवेट हिम। अदरवाइज ये बच्चे कई बार उस क्लास टीचर की बात बिल्कुल नहीं मानते जिसको इन्होंने रिजेक्ट कर दिया, जो इनसे जबरदस्ती करवाना चाहती है, जो डांट के करवाना चाहते हैं, जो इंस्ट्रक्शंस दे के करवाना चाहते हैं। ये देखिए कितना क्लियर होता जाएगा। लिसनर पर्सनालिटी को आपको क्लियर इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ेंगी। एफिशिएंट को आप क्लियरली नहीं बोल सकते, इनको मोटिवेटेड इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ेंगी। सो मतलब क्या है कि क्लास में जितना हो सके, अगर डांटना हो तो लिसनर्स का नाम लेके डांट लो। एफिशिएंट का नाम लेके डांट दिया तो उल्टी पड़ जाएगी। उसको अगर डांटना भी है तो बहुत स्मार्टली डांटना पड़ेगा, उसे लगना नहीं चाहिए कि मुझे डांटा जा रहा है। दिस इज द ओनली वे कि आप उसके साथ कनेक्टेड रह सकते हो। और ये आपको, ये ज्यादा इस तरह का जो बिहेवियर है ये आपको क्लास 9th के बाद ज्यादा दिखना शुरू हो जाता है, क्योंकि तब वो थोड़े से लंबे भी बड़े भी हो जाते हैं और उनको थोड़ा सा लग भी जाता है कि अब हमारे अंदर ताकत भी आ गई है। तो ये तब वो बिल्कुल आंख में आंख डाल के फिर, मतलब पहले क्लास में ना, जब आप अपना दौर याद करेंगे, मैं याद है मुझे जब हम पढ़ते थे ना स्कूल में, तो कुछ बच्चे ऐसे होते थे कि टीचर ने देख लिया कि किस किस को शरारत कौन कौन कर रहा है और पकड़ लिए। अब जो वो लिसनर्स हैं उनमें और इनमें क्या फर्क होता है, ये टीचर के सामने ऐसे करके रखते होते थे, ले मार ले जितने मारने हैं, होते थे ना ऐसे बच्चे, बस अपन ऐसे हाथ कर लिया, दोनों में से जोन से जी करे उस पर मार लो। और वो जो लिसनर है वो बैठा बैठा कांप रहा होता था
मतलब इसको कुछ नहीं हो रहा है लेकिन वो बैठा हुआ कांप रहा है कि इसके बाद मेरा नंबर आने वाला है, ये सोच करके, जबकि उसने गलती भी नहीं करी होती बेचारे ने। यानी अगर उसको डांटना है लिसनर को, मैंने कहा लिसनर को डांटने से कभी फर्क नहीं पड़ेगा, उसको 5 मिनट के बाद वो भूल जाएगा। और उसके अंदर सच में अगर उसको आपने कुछ रियलाइज कराना है तो किसी दूसरे को बोल दो। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, मेरा बेटा यशस्वी, ही इज आल्सो अ लिसनर पर्सनालिटी, तो उसको जब मैंने काम करने के लिए बोलना होता था, मोटिवेट करना होता था कि तू होमवर्क कर ले, छोटा था तो कई बार बोलना होता था, तो आई नेवर यूज टू से हिम कि तुम काम कर लो। मैं बोलता पूनम तेरा होमवर्क हो गया? वो कहती नहीं मेरा रहता है, बस मैं अभी ये काम करके खत्म करूंगी। मैं कहा मेरा तो हो गया। और बेटा अपने आप उठ के अपना होमवर्क शुरू कर देता था। समझ रहे हैं पॉइंट आप? क्योंकि उसको लगता था कि अब अगला जो टॉपिक आएगा ना वो मेरा आएगा, मेरे को बोलेंगे, और उसको जरूरत ही नहीं थी कुछ भी कहने की, वो अपने आप कर लेता था। यानी उसके सामने 2 आदमी काम कर रहे हैं, उसका वो काम करने का मन कर जाएगा, फिर वो चाहे दारू पीनी हो, चाहे सिगरेट पीनी हो, चाहे होमवर्क करना हो। उसके लिए बुरा अच्छा कुछ नहीं है, उसके लिए सिंपल इतना फंडा है कि उसको इनपुट क्या मिल रही है, तो वो वैसा ही करने का मन कर जाएगा। इस वाले के सामने कोई कुछ ही करता रहे, इसने खुद करना है तो करना है, अपन किसी के कहने से नहीं करेंगे। क्लियर हुआ ना आपको कि सिर्फ आइडेंटिफाई करने से ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्यूशन के तौर पे दिखनी शुरू हो जाती हैं एकदम से। इनके अंदर मेहनत करने की कोई कमी नहीं होती, मतलब जितना मर्जी मेहनत करवा लो इनसे। आमतौर पे इनका बहुत हाई कैपेसिटी ब्रेन होता है, आमतौर पे। एफिशिएंट क्या, जो अगर हम आगे एक वर्ड आएगा जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, जिसको हम रिज काउंट बोलते हैं, जो बेसिकली न्यूरॉन्स के नंबर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वो बहुत हाई होता है, जिसका मतलब ये है कि इनको मल्टीटास्किंग आराम से करवाई जा सकती है। मैक्सिमम टाइम्स ऐसा होता है कि 3-4 काम करके ही खुश होते हैं। ऐसे लोग जो इस तरह के गुस्सैल होते हैं या जिद्दी जिनको हम कहते हैं, बहुत सारे लोग इनको जिद्दी बच्चे के तौर पे जानते हैं कि ये बहुत जिद्दी है, अब ये नहीं मानेगा। लिसनर की जिद मैंने बताया, उसकी अपनी कोई जिद नहीं होती। वो 2 एफिशिएंट के घर चला गया अगर दिन में, तो शाम को घर आके उन्हीं की तरह बिहेव करने की कोशिश करेगा। उसके बापू ने एक बार आंख दिखा दी तो सेट हो जाएगा उसी टाइम। लेकिन अगर उसको ये कहना शुरू कर दिया कि तू जिद्दी हो गया है, तो वो और ज्यादा होता चला जाएगा। इतना फर्क है। इनको आप रोक नहीं सकते, उसके बिहेवियर को आप यू कैन कंट्रोल सीधे इंस्ट्रक्शंस दे करके। क्लियर? ये इतने डायरेक्ट होते हैं, मतलब देखिए इन्होंने डिसीजन लेने में ज्यादा टाइम ये नहीं लिया करते कि किसी का साथ देना है कि नहीं देना है, लेकिन ये फिर इतने डायरेक्ट होते हैं कि सीधा अगले वाले के मुंह पे बोल देते हैं। उसको बुरा भी लग सकता है, बिकॉज दे आर प्रैक्टिकल पर्सन्स। इमोशनल बेसिस पर डिसीजन नहीं लेते, प्रैक्टिकल बेसिस पर ही लेते हैं, इसीलिए सामने वाले को गुस्सा भी आ सकता है अगर ज्यादा सीधे जो मन में आया वही बोल दिया तो। और अर्ली स्टेजेस में ऐसा कई बार होता है इनके साथ कि ये कर जाते हैं। इनको हम नेचुरल अचीवर इसलिए बोलते हैं, वो मैं ऑलरेडी बता चुका कि जिस चीज को अचीव करने का टारगेट एक बार ये सेट कर लेंगे, वो फिर इनसे ज्यादा दिनों तक दूर नहीं रह पाएगी। दिक्कत ये है कि इनको उसके बाद एक नया टारगेट फिर लेना ही लेना होता है। मतलब ये अपनी पूरी जिंदगी टारगेट बेस्ड चलते हैं। घर में अगर एफिशिएंट हस्बैंड है तो उसको अगर पानी मांग लिया है और 2 मिनट में पानी के लिए कार्रवाई शुरू नहीं हुई है तो गुस्सा हो सकता है। साथ के साथ बेटे को बोला है पानी लाने के लिए और वो नहीं उठा तो चपेट भी लग सकता है, मतलब यहां तक हो सकता है कि साथ के साथ उठा नहीं, देखो क्या बोला मैंने, इस तरह का। क्योंकि उनको एकदम टारगेट उसके बाद अगला है कि पानी पीने के बाद मुझे ये करना है, तो पानी नहीं होगा तो वो नहीं होगा। मतलब बेसिकली वो बेसिक फंडा ये है उसके पीछे कि उनको अभी चाहिए मतलब अभी चाहिए, क्योंकि उसको वो करके एक अगला टारगेट भी अचीव करना है। तो ये लाइफ को भी ऐसे ही जीते रहते हैं, एक टारगेट, दूसरा टारगेट, तीसरा टारगेट। जहां वो एक पर्सनालिटी ऐसी थी लिसनर, वो मस्त जी रही है, कोई टारगेट नहीं है भाई, ठीक चल रहा है जो चल रहा है, मस्त, चेंज होना ही नहीं चाहिए, जो चल रहा है बढ़िया चल रहा है। और ये है कि इसको एक के बाद अगली सीढ़ी चढ़ते जाना है। तो इनको बाद में आमतौर पे डिप्रेशन से जुड़ी हुई दिमाग की, सिरदर्द की बीमारियां के चांसेस होते हैं, और उसका एकमात्र सलूशन है कि बहुत अर्ली स्टेज में ऐसे बच्चों को ये बता दिया जाए कि तेरे अंदर ये नेचुरल है,
जो तुम इस तरह करते हो, ये लेटर ऑन जो है इसका ये रूप होने वाला है। और थोड़ा सा कंसंट्रेशन लेवल थोड़ा इनका बढ़ाने का एकमात्र तरीका है कि इनको रीडिंग की हैबिट डाली जाए। बेसिकली जितना ये पढ़ेंगे ना, रीडिंग मतलब इट्स नॉट जो उनको पसंद है। आमतौर पे इनको ना मार धाड़ वाली फिल्में ही पसंद होती हैं, मतलब फौजियों की या फिर एडवेंचरस थोड़ी सी, जेम्स बॉन्ड फेवरेट मतलब इनका होता है इस टाइप का, इसी टाइप के कैरेक्टर्स मतलब। और तो इनको पढ़ने की आदत डाल देंगे तो थोड़ा विजडम जब डेवलप होगा या थोड़ा सा अभी उनको समझ में आएगा कि लाइफ क्या होती है, मैं कैसे सोचता हूं और बहुत सारे लोग हैं ऐसे, और वो एक्सेप्ट कर लेगा। क्योंकि अगर दिमाग में यह आ गया ना कि मैं ही सही हूं, इनकी ये प्रॉब्लम है कि इनको लगता है कि मैं ही सही हूं, मेरे अलावा और किसी के पास लॉजिक नहीं है अपनी बात का, बिकॉज मेरे पास एग्जैक्ट लॉजिक है। और मान लो हस्बैंड वाइफ दोनों ही एफिशिएंट हो जाएं तो मुझे नहीं लगता 6 महीने इसके बाद मतलब उनके अंदर कभी भी प्रेम जाग पाएगा। ये कपल कंपैटिबिलिटी में हम देखते हैं। मेरे पास जैसे एक बार एक कपल आया था तो देखा उसके दोनों बेटे जो हैं वो एफिशिएंट मिले मुझे। तो मैंने कहा भाई साहब मुझे ये देखना है आप दोनों में से कौन से वाले से, क्योंकि जेनेटिक होता है तो मैंने आप दोनों का भी टेस्ट करना है। तो हमने उनके उसकी मम्मी का और पापा का दोनों का टेस्ट करा, वो भी एफिशिएंट थे, चारों एफिशिएंट घर में। तो मतलब अब वो बच्चा एक इंजीनियरिंग कर रहा है, दूसरा किसी कंपनी में जॉब कर रहा है, और वो मैंने कहा आप लोग चारों एक ही घर में रहते हो? दिस वॉज माई फर्स्ट क्वेश्चन। मतलब जब मैंने उनकी रिपोर्ट देखी और चारों एफिशिएंट देखे, 100% सेल्फ कॉग्निटिव आगे एक वर्ड आएगा, मैं जब वो कॉम्बिनेशन देखा तो मैंने सबसे पहले ये कहा भाई साहब इसलिए बोला था क्योंकि वो नॉन थे। मैंने कहा भाई साहब आई सल्यूट यू कि आप चारों आदमी एक घर में रहते हो, बिकॉज मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि आप 4 लोग एक घर में नहीं रह सकते, किसी हालत में नहीं रह सकते। आई डोंट नो आप रहते कैसे हो। एंड देन ही एक्सप्लेन्ड और उनका एक्सप्लेनेशन क्या था कि भाई साहब हम 4 लोग हैं, हम चारों में से कोई भी एक बाकी तीनों की शक्ल भी देख के राजी नहीं है सुबह से। हम ऐसा नहीं है कि हम खुशी खुशी रहते हैं, हमारे पास अल्टरनेट्स नहीं है। अल्टरनेटिव होते मेरा बेटा घर छोड़ के 10वीं के बाद बाहर रह के ही पड़ा है, दूसरे वाला भी कोशिश करता है बाहर ही रहूं, वाइफ अलग से नौकरी करती है, तो हम मैक्सिमम टाइम ऐसे टाइम पे आते जाते हैं कि सामना सामना ना ही हो तो बेटर है। ये उनके वर्ड्स थे जो उन्होंने खुद एक्सप्लेन किए कि घर में शांति रखने के लिए और कोई ऑप्शन नहीं है, बिकॉज वो बहस करने से हट ही नहीं सकते। इनको आदत होती है बल्कि सामने वाले को प्रोवोक करने की। ऐसा उल्टा बोलेंगे ना जान के कि सामने वाला उल्टा जबान से बोले तो फिर ये अच्छा तूने ऐसे बोला था, फिर उसको पकड़ के बैठे कि ये वाला वर्ड जो था ना तूने बोला था, काइंड ऑफ। क्योंकि इनके अंदर मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है, मैं मैक्सिमम टाइम इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कुछ एफिशिएंट ऐसे भी होते हैं जो ऐसा बिहेवियर नहीं शो करते, इसलिए मैक्सिमम बोल रहा हूं। वो उसका रीजन होता है, वो मैं एक्सप्लेन लास्ट में करूंगा कंप्लीट, जब हम इसको पूरे को ओवरऑल देखेंगे तो फिर उसको लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा वो क्यों नहीं होता। तो ज्यादातर जो एफिशिएंट जो लोग होते हैं उनका मैंने बताया रिच काउंट हाई होता है, एनर्जी लेवल हाई होता है। कहने का मतलब अगर वो लोग एक ही काम कर रहे हैं सुबह से शाम तक, गए 9 से 5 की कोई जॉब कर रहे हैं, तो उनके घर में प्रॉब्लम होनी तय है। उसको और 3-4 काम करने पड़ेंगे अगर घर में शांति रखनी है तो। फिर चाहे प्रॉपर्टी डीलिंग करे, फिर चाहे घर जाकर के ट्यूशन में पढ़ाए, फिर घर जाके चाहे कुछ भी करे, मतलब ही नीड टू कीप हिमसेल्फ वेरी बिजी। मतलब उसको टाइम नहीं होना चाहिए। बच्चे का भी यही एक ऑप्शन है, मतलब अगर घर में एफिशिएंट बच्चा आ जाए तो उसके लिए घर में कभी भी इस शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए कि तू थक गया होगा तू सो जा। इस बच्चे को कभी मत सुलाओ, ये सोएगा ही नहीं दोपहर में, ये बैठेगा ही नहीं, ये या तो सो रहा है या दौड़ रहा है। मतलब एक तरह से आप ये भी कह सकते हो। मतलब इस तरह के जो बच्चों में खासियत क्या है कि उनके पास एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा होता है, तो कीप देम मतलब एक्स्ट्रा बिजी। मैं कहूंगा कि आपके पास जरूरत से ज्यादा काम है ना, वो भी उनको दो, ये भी कराओ, वो भी कराओ, ये भी कराओ, वो भी, ये सब कराओ उनसे। ये इनको शांत रखने का सिर्फ एक यही तरीका है और कोई तरीका नहीं है। समझा के शांत नहीं रख सकते,
कह के नहीं बिठा सकते, आप समझा ही नहीं सकते, बिकॉज दे हैव देयर ओन लॉजिक्स। गॉट इट? पॉइंट क्लियर हुआ ना मैं जिस लॉजिक पे जा रहा था? तो इनसे जुड़े हुए सवाल अगर दिमाग में आ रहे हैं तो आप नोट कर लीजिए, तब तक मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आगे चलता हूं। आप नोट डाउन कर लीजिए, अगर ऐसा कोई बंदा दिख रहा हो ना घर में आसपास, नजर तो आ ही गया होगा आपको कौन है। इनकी परसेंटेज होती है करीब करीब 7 से लेके 10%, मतलब कितने भी हो सकती है, 8, 6, 7, डिपेंडिंग अपॉन द पॉपुलेशन। दो चीजें कॉमन है लिसनर में, सॉरी आइडलिस्ट में और एफिशिएंट में। एक चीज मतलब बेसिकली वो ये है कि जो एफिशिएंट है उसको आप कुछ बात बता रहे हो ना, जैसे कुछ बताने लगे फॉर एग्जांपल, तो वो ऐसे बिहेव करेगा, वो इस तरह से बिहेव करेगा जैसे ना, मतलब ऐसे देख रहा है बिल्कुल एक टकी लगा के, आपको पता ही नहीं चलेगा इसको बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, ये हाँ कहना चाह रहा है कि ना कहना चाह रहा है। हाँ हाँ बोलो, हाँ बोल बोल, मतलब ऐसे भाई बोलता जाओ, फिर बाद में डिसीजन देंगे फाइनल। तो ऐसा डर लगा रहता है यार, पता नहीं क्या सोचेगा ये बाद में। जैसे हम आमतौर पे क्या करते हैं कि बात सुन के किसी के हंसी आ गई, किसी के गुस्सा चेहरे पे दिख जाएगा कि समझ आ रही है कि नहीं आ रही, इनके नहीं दिखेगा, इनके लास्ट में ही आएगा, फिर जो बम फूटेगा ना बाद में ही फूटेगा। थर्ड जो पर्सनालिटी हम डिस्कस करेंगे वो है आइडलिस्ट। नाम से भी वैसे आइडलिस्ट झलक रहा है, लेकिन मैंने शुरू में ही कहा था कि नामों पे मत जाइएगा, नहीं तो फिर आप लिसनर को लिसनर समझने लग जाएंगे। जो आइडलिस्ट लोग हैं, ऐसे लोगों को हम बेसिकली परफेक्शन सीकिंग और परफेक्शनिस्ट बच्चों के तौर पे जानते हैं। मतलब इनका अगर आप अपना कमरा देख लोगे या इनकी आप टेबल देख लोगे ना, मतलब एक एक चीज ऐसे सलीके से घर में, चाहे शेल्फ में इनके कपड़े हों, चाहे घर में, मतलब पोचे वाली आ जाए तो समझ लो उसकी शामत आ गई ऐसे लोगों के घर में ना। समझ रहे हैं आप? इनके घर में कोई कुछ काम करने आ जाए तो सब ऐसे कहेगी जैसे इसको काम ही नहीं आता करना। मतलब दे आर बेसिकली आइडलिस्ट, ओवर मोरलिस्ट होते हैं ये लोग। बेसिकली हर चीज को परफेक्शन से करना चाहते हैं और सामने वाले में भी परफेक्शन ही ढूंढते हैं। हाँ जी, क्या उसी में सारे क्लैशेस होते हैं। क्योंकि ना इनकी दिक्कत क्या है, इनको, क्योंकि ये इनका जो एनालिसिस है किसी को भी देखने का, पहली बार जब ये किसी को भी देखते हैं या कुछ भी करते हैं तो सबसे पहला एनालिसिस क्रिटिकल होता है। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि कमी ढूंढने वाला। मतलब इनको हर किसी में कमियां ही दिखती है, किसी की बड़ाई कर दी ना अगर समझ लो तो मतलब वो भगवान के बराबर मान लो उस आदमी को जिसकी ये बड़ाई कर दें। ये लोग, रीजन बीइंग कि इनको अच्छाई दिख तो जाती है लेकिन पहले बुराई दिखती है। यानी कहने का मतलब क्या है, ऐसे बच्चों के, ऐसे टीचर अगर हो जाए, मान लो ऐसा टीचर हो जाए और उसके सामने, मैम फेर कर लेना, ये तो कोई चक्कर नहीं, जो भी हम पता लग ही रहा है चेहरों से मुझे कौन कौन अपने आप को महसूस कर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली हम बच्चों की तरफ फोकस करना, अपना मैंने शुरू में ही कहा था कि अपने आप को मत एनालाइज करने लग जाइएगा, वो एनालिसिस गड़बड़ हो सकता है। अब ऐसे टीचर्स के सामने लिसनर, मान लो लिसनर टीचर है, मैं आपको देखो फर्क बता रहा हूं, बिकॉज ये काम करने का तरीका आपके बच्चे में भी यही होगा। आपको सोसाइटी में ऐसे ही लोग मिलेंगे। आप कॉपी लेकर गए, लिसनर के सामने कॉपी लेकर गए, वो पूरा पढ़ेगा, एक एक कमी को छांटेगा। ठीक है, आप एफिशिएंट के सामने कॉपी लेकर गए, एफिशिएंट ने अगर कह रखा था कि जिल चढ़ाकर लानी है और बाय चांस वो कवर करके नहीं लाया तो पहले कॉपी को देखते चल जा, मतलब आगे देखेगा ही नहीं, वो उसी चीज पे फोकस है कि जो कह रखा उसको मान रहा है कि नहीं मान रहा। ये एफिशिएंट की खासियत। आइडलिस्ट का क्या है, आइडलिस्ट के सामने कॉपी लेके जाओ, जाते ही पहला राउंड, इसको ठीक कर ला, मतलब कुछ नहीं है।
उनका पहली नजर सीधी ही उस जगह पे जाएगी जहां गड़बड़ है। बेसिकली ये, क्योंकि जब हम देख रहे हैं किसी को तो हमारा दिमाग क्या करता है, हमारी आंखें जो, जैसे अब मैंने इधर को देखा है तो मेरी आंखें इस चीज को भी देख रही है, इसको भी सारा पार्ट देख रही है ना एज अ होल। वो फोकस ही उस पे करती है जहां पे कहीं पे मिसिंग है चीज। तो ये किसी टीचर को इसलिए भी रिजेक्ट कर सकते हैं कि कोट का बटन टूटा हुआ था, इसलिए भी रिजेक्ट कर सकते हैं कि जूते पॉलिश नहीं थे, इसलिए भी कर सकते हैं कि गंजा है, कि चल यार गंजे की क्लास नहीं लानी। मतलब इट्स नॉट है तो मतलब मानिएगा मत, बुरा मत मानिएगा, मतलब ये मैं बच्चों की थॉट बता रहा हूं आपको कि वो मतलब इसलिए भी कि बोलता ही नहीं, बोलना तो आता नहीं उसको, जोर से बोलता है, कम बोलता है, स्पीड से बोलता है, किसी भी तरह से, मतलब वो हम नहीं बता सकते कि वो किस लॉजिक पे आपको रिजेक्ट कर रहा है। एंड बिलीव मी, अगर आइडलिस्ट बच्चा किसी सब्जेक्ट में कमजोर है, सीधा सा मतलब है कि टीचर को पसंद नहीं करता। जो आप में से आइडलिस्ट हैं वो देख सकते हैं अपने आप का, अपना बैकग्राउंड जाकर के, कि वो उस टीचर की वजह से सब्जेक्ट को नहीं पढ़ेगा। उस बच्चे में कोई कमी नहीं है, क्योंकि आइडलिस्ट और एफिशिएंट ये दो पर्सनालिटीज ऐसी हैं जो आमतौर पे पूरी की पूरी इंडस्ट्री को, पूरी सोसाइटी को, पूरे सिस्टम को लीड करती हैं। बेसिकली पैदाइशी लीडर हैं ये दोनों पर्सनालिटी, अचीवर भी हैं, मेहनती भी हैं, सेल्फ मोटिवेटेड हैं, कैलकुलेटिव हैं, अपने आप में कितना ही करवा लो कोई दिक्कत नहीं है, लिमिट्स नहीं है इनकी दोनों पर्सनालिटीज की। समझ रहे हैं ना आप? जैसे लिसनर बंदा बैठ के पढ़ने लगेगा तो 15 मिनट में उसका ध्यान डिस्टर्ब होना ही होना है, उसे दूसरा बंदा चाहिए ही चाहिए मोटिवेट रखने के लिए। इन दोनों पर्सनालिटीज को नहीं चाहिए, इन दोनों को बीच में टोकने वाला नहीं चाहिए। ये अकेले रह के ज्यादा खुश हैं, अकेले पढ़ के ज्यादा खुश हैं, खुद मेहनत करके ज्यादा खुश हैं। इनको सिर्फ ये तो जैसे आप बताने लगोगे ना, लिसनर को आप बताने लगोगे बिल जमा कराना है, पहले पूछेगा बिल कहां रखा है, पैसे किससे लेने हैं, कैसे जाऊं, साइकिल से जाऊं, ऑटो से जाऊं, बस से जाऊं, मतलब वो इतने सारे सवाल पूछेगा। और मम्मी वो खुद ही पूछेगा, आप बताने जा रहे हो उसको, आपने थोड़ा बताया ना तो वो सवाल इतने पूछेगा। फिर मान लो बाय चांस एफिशिएंट को बताने लगो, ऐसा करना, वहां पे ना बिजली का बिल रखा हुआ है और पैसे क्या करना, बिल जमा कराना ना, मैं करा दूंगा, बात खत्म। These are the dialogues बेसिकली। जो एफिशिएंट और आइडलिस्ट हैं इनको सीधा एक बात बोल दो, ये काम करना है, ये अपने आप कर लेंगे, आपका काम है नहीं इससे आगे का। इनको मोटिवेटेड करके एक बार एक जगह पहुंचने के लिए मोटिवेट कर दो बस कि वहां पहुंचना है, उसके बाद ये साम दाम दंड भेद अपने आप अप्लाई करके कुछ भी कर लेंगे। मतलब ये बच्चा ऐसा है, नहीं करता, ऐसे भी कर सकता है, मम्मी प्लीज, ऐसे भी कर सकता है। जैसा उनको चाहिए, जो मतलब उनको चाहिए ना, उसको हासिल करने के लिए इनको गाली देनी पड़े, इनको मारना पड़े, इनको खुद को हर्ट करना पड़े। मतलब इस तरह के बच्चे आइडलिस्ट और एफिशिएंट, देखिए बिकॉज हम डील कर रहे हैं एज अ होल सारी प्रॉब्लम्स पर। मान लो एक प्रॉब्लम आ गई, सुसाइड की प्रॉब्लम आ गई, सुसाइडल प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, एक आमतौर पे एक बहुत है सोसाइटी के अंदर। लिसनर बच्चा कभी नहीं करेगा, वो करेगा तो सिर्फ तब करेगा जब आसपास 2-3 हो चुकी होंगी और लोग उसी पे बात कर रहे होंगे, तो उसको फील होने लग जाएगा कि मैं भी कर लेता हूं। जैसे इसलिए हम कहते हैं आमतौर पर सोसाइटी में कहते हैं जिक्र नहीं करना इन बातों का, हम रोकते हैं, बिकॉज 85% पॉपुलेशन है इस तरह की। आइडलिस्ट और एफिशिएंट कभी नहीं करेगा, सामने वाले को मजबूर कर देगा करने के लिए, खुद नहीं करेगा। ये समझ सकते हैं? और अगर ये खुद मान लो ऐसी हालत आ गई कि बस नहीं चल रहा, मान लो भाई घर में ना सबसे कमजोर प्राणी है, या तो छोटा बच्चा है 10वीं में पढ़ता है या 11वीं में, क्योंकि उसी टाइम पे ये फीलिंग आती है मरने वरने वाली ना, नंबर केस में, या फिर शादी होने के बाद पहले 5-4 साल में आती है ये वाली प्रॉब्लम्स कि मरने का जी करे वाला, ठीक तो या फिर प्रेम में कोई मतलब पागल हो जाए तब आती है, ब्रेकअप हो जाता है तब आती है, ये ऐसे ही केसेस कुछ होते हैं। तो ये जो पर्सनालिटीज हैं, वो जो लिसनर था वो इसलिए करेगा कि उसे लगेगा अब दुनिया में कोई नहीं है हु कैन हेल्प मी, बिकॉज वो दूसरों को ढूंढ रहा है,
उसको अगर सिर्फ सुनने वाला मिल जाए ना, एक पूरी दुनिया में कोई एक सुनने वाला, मतलब लाइक अब मैं आपसे ये उम्मीद करूंगा कि बच्चा आपको एक पंचिंग बैग की तरह समझने लग जाए, कि आए और अपने अंदर की सारी नेगेटिविटी आपको बता जाए, तो समझ लो वो बच्चा कभी जिंदगी में कुछ गलत नहीं करेगा अगर वो लिसनर है तो। और एफिशिएंट और आइडलिस्ट दुकान पे जाके अगर लेकर भी आएंगे तो किसी से नेट पे सर्च करेंगे कि कितना खाना चाहिए, कि सिर्फ झाग झाग आने चाहिए, मरना नहीं चाहिए। वो सबक सिखाने के लिए करना शुरू करते हैं, बाई चांस कई बार डोज गलत लंबे थोड़ी ज्यादा हो जाती है तो वो बेचारे को वो मर जाता है, अदरवाइज ये खुद से डिसीजन कभी नहीं लेते ऐसा। मतलब जो आइडलिस्ट है वो इतना कैलकुलेटिव होता है कि वो आपकी हर बात को कैलकुलेशन पे ही देखता है, उसका माइंड सारा कैलकुलेटिव होता है। आपके घर में ऐसा बच्चा होगा डेफिनेटली, किसी के घर में होगा तो उसको पता चल जाएगा कि वो गाड़ी में बैठते ही या बाइक पे बैठते ही सबसे पहले मीटर की तरफ देखता है, कितने किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी, कितने की स्पीड पे चल रही है। हो सकता है कि सारी पर्सनालिटीज देखना शुरू करें शुरू में, लेकिन लिसनर थोड़ी दिन के बाद इस आदत को छोड़ देगा, एफिशिएंट भी छोड़ देगा, उसे याद रहेगा जाना कहां है सिर्फ। लेकिन आइडलिस्ट की ये लाइफ लॉन्ग परसिस्टेंस, बड़ा हो गया है, टीचर बन गया है तो भी यही रहेगी कि इतने, मतलब उससे अगर टाइम पूछोगे तो वो कभी नहीं कहेगा 10-15 मिनट में आ रहा हूं, वो कहेगा 17 मिनट लगेंगे पहुंचने में। अगर ऐसा कोई आदमी है जो 17 मिनट, 21 मिनट, 19 मिनट बोल रहा है तो दैट मीन ही इज एन आइडलिस्ट पर्सनालिटी। क्लियर? मतलब वो इतना भी कैलकुलेट करता है कि ये टाइम है, यहां से यहां जाना है, छुट्टी हो चुकी होगी स्कूलों की या कहीं की, इतना ट्रैफिक होगा, इस टाइम पे इतने मिनट लगेंगे मुझे एग्जैक्टली। ये तो आज चलो आपका ईटीए पता चल जाता है, एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल, उससे गूगल से, अदरवाइज इनको पहले ही पता होता था, ये इतनी कैलकुलेशन खुद कर सकते थे। यहां तक कि मेरी गाड़ी की सर्विस कितने किलोमीटर पे हुई थी, कितने किलोमीटर टायर चल चुके हैं, कितने किलोमीटर मेरी गाड़ी का बाकी चीजें चल चुकी हैं, सब कुछ नंबर जहां भी इन्वॉल्व हैं, कितना, हाउ मच, हाउ मेनी, दिस इज द मेन क्वेश्चन जिसके सवाल वो ढूंढते रहते हैं। बेसिकली ये एनालिसिस बहुत अच्छा करते हैं, यानी ये रिसर्चर बहुत अल्टीमेट होते हैं कहने का मतलब, क्योंकि इनके दिमाग में कैलकुलेशंस कंटिन्यूअस चलती हैं, तो ये कंपैरिजन भी बहुत बढ़िया कर लेते हैं और इतना डेप्थ में एनालिसिस कर लेते हैं कि जितना आमतौर पे दूसरे लोग नहीं कर पाते। तो ये बेस्ट हैं फॉर रिसर्च और फॉर मैथमेटिकल एनालिसिस, और कंपैरिजन कहीं पर भी पड़े तो ये, मतलब एज अ पर्सनालिटी, इंटेलिजेंस के अलावा, जैसे बताया ना मैंने, कोई काम करने के लिए इंटेलिजेंस चाहिए होती हैं, इंटेलिजेंस के अलावा ये पर्सन्स बेसिकली ये उनके पास एक एडिशनल क्वालिफिकेशन है उस काम को करने के लिए। यानी आपको बैंक में मैनेजर बनाना या कहीं सेल्स में मैनेजर बनाना है और नीचे सेल्समैन रखने हैं, एफिशिएंट को रख लो तो टारगेट हमेशा पूरे होंगे, लिसनर को रख लो तो हर रोज धक्के देने पड़ेंगे, उसको करना पड़ेगा, कर लो कर लो कर लो कर लो। अगर टॉप पोजीशन पर कहीं भी किसी सिस्टम को मैनेज करने के लिए बंदा आइडलिस्ट है तो उसको किसी का काम पसंद आएगा नहीं। एफिशिएंट है तो वो लीड उसका सबसे पहला रोल है, क्योंकि एफिशिएंट की दिक्कत क्या है, उसे सब कुछ अपने हिसाब से चाहिए। उसकी आदत ये है एफिशिएंट की, वो पिछले, अब जिक्र करना शुरू करूंगा ना, आप पिछले वाले याद आते चले जाएंगे मुझे कि यहां पर मैंने वो नहीं बताया था। एफिशिएंट की क्या खासियत है कि उसकी पहली प्रायोरिटी ये है कि सारे काम उसी के हिसाब से होने चाहिए जैसे वो कह रहा है, इसी के लिए वो सारे जोर लगाता है, इसी के लिए वो सारी जिद्दोजहद उसी चीज के लिए होते हैं कि अपनी चलनी चाहिए। मतलब इसको आप दूसरे तरीके से ये भी कह सकते हो कि ये चौधर का भूखा होता है लीड करने का, हेडिंग का। अगर इसको किसी को रिपोर्ट करनी पड़ती है, अगर किसी को रिपोर्टिंग देनी पड़ती है, तो समझो जिंदगी का सबसे बुरे हालात हैं उसके। दे कांट रिपोर्ट टू एनीवन। फिर ये क्या कहेंगे, भाई ऐसा है 1 लाख की नौकरी करने से बड़ा 50,000 रुपए लेकर कमा के अपनी दुकान खोल लो, वो बढ़िया है, अपना काम तो है कम से कम। ठीक है ना। और लिसनर को कहेंगे ना, तू काम कर ले अपना, तो ऐसे कैसे होगा, ये कैसे होगा, वहां तक कैसे होगा, नौकरी ठीक है।
फिर चाहे वो नौकरी कोई भी हो, दे आर हैप्पी इन एवरी काइंड ऑफ जॉब। मतलब पर्सनालिटी के हिसाब से उनको रोज दिक्कत आएगी, ओ सॉरी मल्टीपल इंटेलिजेंस के हिसाब से, लेकिन एज अ पर्सन वो काम को पसंद नहीं भी कर रहे हैं ना, तो भी सोचेंगे चलता ही रहे, कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं कर सकते ऐसा, ये ज्यादा दिनों तक उस तरह की नौकरी में नहीं रह सकते जहां इनको किसी का हुक्म सुनना पड़े। इसीलिए ऐसे लोग आमतौर पे 5-4 साल नौकरी करके छोड़ ही देते हैं, फिर आखिर में फिर अपना ही काम शुरू करते हैं कुछ ना कुछ। लेकिन अगर इन लोगों को यह पता हो अर्ली स्टेज से, बचपन से, कि तुम्हारे पास ये टैलेंट्स हैं, इनकी ट्रेनिंग हासिल कर लो, इनकी क्लासेस ज्वाइन कर लो। मान लो तीसरी क्लास से, दूसरी क्लास से हम बच्चे को एनालाइज करके उसको ये बता दें कि तुम्हारे पास ये टैलेंट्स हैं, उसके पेरेंट्स को बता दें कि ये वाले टैलेंट्स हैं, तो आने वाले टाइम में जो जॉब करनी है या जो बिजनेस करना है वो कर सकेंगे जिसके लिए वो बने थे। ना कि फिर वो ये देखते फिरेंगे कि कहां पे कौन सा बिजनेस चलेगा, स्कोप किसका ज्यादा है, यहां इसकी मार्केट है, यहां इसकी मार्केट है। अदरवाइज इफ यू हैव अ टैलेंट, तो जंगल में बैठे हो तो लोगों को जाना पड़ेगा। हाँ, आपको कोई सामान चाहिए और वही चाहिए, तो जहां मिलेगा वहीं जाओगे ना आप। आपके पड़ोस में नहीं मिल रहा तो फिर आप कहीं और जाओगे कि नहीं ये वाला सामान तो उस मार्केट में मिलेगा, देन यू विल गो टू देयर। है ना? तो इसका ये फायदा होगा कि हम उन बच्चों को बचपन से उनकी ट्रेनिंग दे दें, ताकि लेटर ऑन जब उनको डिसाइड करना हो कि हमें कौन सा बिजनेस करना है, तो वो अपने पैशन वाला बिजनेस ही चूज करें, ना कि फिर मजबूरी से कुछ करना पड़े। इसी तरह से अर्ली स्टेजेस में भी अगर बच्चे को टैलेंट बेस्ड उसकी ट्रेनिंग हो रखी है छोटी क्लासेस से, तो बड़ा होकर के उसको जॉब, ताकि फिर वो अपने ही उस जो बेसिक उसकी नेचर है उसी के अकॉर्डिंग वाली जॉब में जाएगा, तो विल बी मोर हैप्पी। वो रोज रोज वाली किचकिच से पीछा छूट जाएगा। ठीक है जी, क्लियर? सर इसको स्ट्रीम से कैसे रिलेट करेंगे? जो स्ट्रीम जैसे स्ट्रीम से अभी आगे आ रहा है, अभी पर्सनालिटीज स्ट्रीम के साथ कनेक्ट नहीं होंगी। अभी जब चारों पर्सनालिटीज हो जाएंगी, देन वी विल स्टार्ट विद मल्टीपल इंटेलिजेंसेस। वो आपकी एक एक स्ट्रीम, एक एक प्रोफेशन, एक एक जॉब के साथ फिर वो कनेक्टेड होंगी। वो आपको आज क्लैरिटी हो जाएगी। आई होप कि आज हम इसको खत्म कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे पहुंचते हैं। अभी इनसे रिलेटेड कोई सवाल है तो आप प्लीज नोट डाउन करते रहिएगा। जी, आईक्यू वैसे तो एक अलग कॉन्सेप्ट है। आईक्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो एक अलग चीज है, वो मल्टीपल इंटेलिजेंसीज के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इनमें इतना फर्क है, जिस चीज को आप समझिए कि पहले तो मैं अभी थोड़ी देर में जब मैं नीचे आऊंगा तो आपसे पूछूंगा कि आईक्यू को आप क्या समझ रहे हैं, आईक्यू किसको कह रहे हो आप। दूसरा, हाँ, वो सिर्फ वर्ड नहीं, मुझे उसका मतलब भी जानना है कि आप उसको क्या समझते रहे हैं आज तक, मैं क्या समझता हूँ। हम्म। मैं यही कह रहा था ना कि आईक्यू का मतलब क्या है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। आईक्यू एक रिपोर्ट में उन्होंने आईक्यू तो बोल दिया, लेकिन उस आईक्यू को वो क्या समझते हैं। हम आईक्यू का कोई कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में गलत तो नहीं कहीं। हम्म। जो जिसको आप आईक्यू कह रहे हैं ना, बेसिकली वो आपको क्लैरिटी होगी, आखिर तक पहुंचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम आईक्यू किसको कह रहे हैं। और चलिए हम पहले आईक्यू पे ही डिस्कस कर लेते हैं, बाकी तो छोड़िए। हम पहले, बिकॉज क्वेश्चन आ गया है तो हम इसको अभी फ्रेश है। आप में से मुझे कम 5 लोगों को ये बताना होगा कि आईक्यू से आप क्या समझते हैं। पहले तो आप ही बताएंगे सबसे पहले। आईक्यू मुझे लगता है अलग है और एप्टीट्यूड मुझे लगता है अलग चीज है।
मैं IQ पे हम पॉइंट फोकस कर रहे हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय IQ? How your brain functions हाउ योर ब्रेन फंक्शंस. and reacts to a particular stimulus. How fast it reacts to a particular stimulus. IQ अब आप बताइए. नहीं, बेस्ड किस, क्वेश्चन ये नहीं है कि IQ किस पे बेस्ड है. क्वेश्चन ये है IQ की इंग्लिश, IQ का मतलब भी नहीं, मतलब एब्रिविएशन भी नहीं. IQ से आप क्या समझते हैं? सर बेसिकली इंटेलिजेंस जो है वो एबिलिटी है पर्सन की, एंड दैट एबिलिटी इज टू टेक डिसीजंस ऑन द डिफरेंट सिचुएशंस, एंड इफ दैट एबिलिटी इज better or faster, then a person is very quick to take decisions, and right decisions ability is measured with that quotient. देखिए, that is जहां the तक number. मुझे लगता है, अगर हम इसी को थोड़ा एक्सप्लेन करें, मतलब आई मे बी रॉन्ग, मतलब ऐसा नहीं समझिएगा, ठीक है, लेकिन बिकॉज डिस्कशन से ही कुछ निकलेगा ना, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आपने बोला एबिलिटी टू मेक डिसीजंस. डिसीजन मेकिंग के पीछे के थॉट अभी अभी डिस्कस कर रहे हैं हम. एक डिसीजन कैलकुलेशन बेस है जो अभी आइडियलिस्ट का है, एक डिसीजन टारगेट बेस है, और एक डिसीजन इमोशनल बेस है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिसीजन लेने के पीछे के रीजंस भी कुछ और होते हैं. दूसरा, हाउ विल यू टेक, मतलब हाउ क्विक यू टेक द डिसीजन, ये सिर्फ एफिशिएंट में है, वो क्विक डिसीजन ले सकता है. आइडियलिस्ट बहुत स्लो डिसीजन मेकर है, बहुत स्लो, मतलब आप सोच भी नहीं सकते इतना स्लो डिसीजन लेगा. तो फिर वो क्यों लेगा? क्योंकि उसको हर चीज में कमी नजर आ रही है. पहले उसे दिख रहा है नहीं यहाँ पे ये नुकसान हो सकता है, यहाँ पे ये नुकसान, यहाँ पे ये नुकसान, तो वो फिर डिसीजन लेने में टाइम लगाएगा. तो पर्सनालिटी के बेसिस पर भी आपके डिसीजन अफेक्ट होते हैं. तो IQ इसका मतलब पर्सनालिटी के साथ कनेक्टेड नहीं हो सकता, वो देयर शुड बी समथिंग एल्स. और डिसीजन मेकिंग के साथ कनेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि डिसीजन मेकिंग किसी और चीज से अफेक्ट होती है. सर ये पोटेंशियबिलिटी को भी तो चेक करता है ना. आप इमोशंस आर ऑब्वियस देयर विद अ ह्यूमन बीइंग. हाँ जी. इमोशंस को तो आप कहीं रोक ही नहीं सकते, बट इंटेलिजेंस को अगर हम कैलकुलेट नहीं करेंगे तो वो एक साइंटिफिक लेवल है जो इंटेलिजेंस को कैलकुलेट करेंगे. देखिए, आपने बीएड में पढ़ा होगा, गार्डनर को पढ़ा होगा, उसने बोला कि 8 इंटेलिजेंस होती हैं, उसमें से कोई सी 2 इंटेलिजेंस होती हैं जो मिलके IQ बनता है. वो हम आगे डिस्कस करेंगे. हाँ, वो होती 8 हैं, उसमें से कोई 2 इंटेलिजेंस होती हैं. जो आपने बोला ना इंटेलिजेंस, हाँ, ये अगर इंटेलिजेंस को क्वांटिफाई कर पाए, इफ वी आर एबल टू क्वांटिफाई द इंटेलिजेंस, देन वी कैन क्वांटिफाई द IQ. एंड क्योंकि इंटेलिजेंस कैन बी डेवलप्ड, दैट मीन्स IQ कैन बी डेवलप्ड. आप किसी का IQ चेक कराएं और 2 महीने बाद फिर चेक कराएं, आपको IQ बड़ा मिलेगा. उसका रीजन क्या है? IQ जो है आज तक अपने इंडिया के अंदर इंटेलिजेंस क्वोशंट को मेजर करने की या इवैल्यूएट करने की एक ही टेक्निक है, दैट इज साइकोमेट्रिक एनालिसिस. साइकोमेट्रिक एनालिसिस में एक एज बार होता है कि इस उम्र से इस उम्र के बच्चे का अगर उसका लैंग्वेज ठीक है तो वर्बल है कि नॉन वर्बल टेस्ट करना है, उसके बेसिस पर वो टेस्ट लेते हैं. अगर उसका वर्बल टेस्ट ले रहे हैं, अगर वो पढ़ता है स्कूल में तो वर्बल होता है, तो उसका टेस्ट लेते हैं, तो उस टेस्ट में उसका एक नंबर आएगा, उसकी एज के हिसाब से वही टेस्ट फिक्स्ड है. वो मेंटल एज अपॉन वो क्रॉनिकल एज वगैरह जो फार्मूला है ना, वो आखिरी स्टेप है. पहला स्टेप ये है कि हम उसे कुछ क्वेश्चंस देंगे, वो उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देगा, उन आंसर्स को हम लोग एक टेबल में रखेंगे, जो टोटल स्कोर आएगा उस स्कोर को आप फिर क्रॉनिकल एज बोलेंगे. मेंटल एज वो है, क्रॉनिकल एज तो वो है जो उसकी ओरिजिनल है, और मेंटल एज वो है जो हमारा टेस्ट बता रहा है. उसके बेसिस पर वो नॉन वर्बल है, जो स्कूल में नहीं पढ़ता बच्चा उनके लिए है वो. मान लो कोई कबीले से आ गया बच्चा, उसका IQ टेस्ट करना है, तो वो उनका तो वो नॉन वर्बल है, वो उतना ही फर्क है. वो सॉल्यूशंस और वो मतलब वो उधर से वो क्योंकि पढ़ना आता है तो ये सॉल्यूशन ढूंढ लो भाई, तुमको नहीं पढ़ना आता तो इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ढूंढ लो, वो इतना सा है बात. तो वो स्कोर जो है वो आपको बताता है कि इस बच्चे का इतना IQ है. एक तो पहला पॉइंट ये है कि खास तौर पे इंडिया के अंदर आज तक एक भी ओरिजिनल टेस्ट नहीं बना IQ टेस्ट. साइकोलॉजी जिन्होंने पढ़ी है, अगर कोई MSc साइकोलॉजी यहाँ बैठे हुए हैं तो उनको वेरी मच पता होगा कि सारे टेस्ट या तो कॉपीड हैं या ट्रांसलेटेड हैं.
एक भी टेस्ट हमारे इंडियन सिस्टम के हिसाब से बना हुआ नहीं है, एक भी, मतलब नॉट इवन ए सिंगल टेस्ट, कोई सिंगल बैटरी नहीं है। इस पे हम काम कर रहे हैं कि हम अपना ओरिजिनल बनाए यहाँ के हिसाब से। सो इसका मतलब ये, और यूनिवर्सल नहीं होता ये। गांव के बच्चे के साथ में हमारे बच्चों का आईक्यू टेस्ट करने लगोगे, अंग्रेजी मीडियम वालों का हिंदी मीडियम किसे करने लगोगे, विल बी डिफरेंट, सरकारी स्कूल का। और तो अगर आप पेपर से किसी का आईक्यू टेस्ट चेक कर रहे हो, आई होप दैट वुड नेवर एवर बी एन एक्यूरेट वन। सो एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा, उसी बच्चे को वही टेस्ट अगर आप 20 दिन बाद दोगे तो ऑब्वियसली कुछ क्वेश्चंस तो पहले ही पता है उसको, फिर टाइम लिमिट भी होता है कितना जल्दी कर देगा, तो वो लिमिट ज्यादा आएगी उसकी। तो आईक्यू वैसे वेरिएबल है, इसको हम चेंज कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे वो आगे आगे डिस्कस होगा। हाँ, अपर ब्राह्मण्स, देन दे क्लासिफाइड, जो हमारा पूरा कास्ट ऑन सिस्टम कर है, लीजिए। हाँ जी, हाँ जी, नॉट वर्किंग। हाँ जी, हाँ। सर उसमें गुप्ताज थे, ब्राह्मण्स थे, देन वी हैव जो मुस्लिम्स का उन्होंने पूरा एवरेज निकाल के जो दिया था वो 82 दिया था। उसमें भी सर जो था, और उस रिपोर्ट के बाद ये भी बोला गया कि एवरेज आईक्यू के बाद भी इंडियंस ज़्यादा सक्सेसफुल हैं देन अदर नेशनैलिटीज़ इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और उसमें बोला गया हाई आईक्यू, उसमें एक और रिपोर्ट में बहुत हैरान वाली बात थी कि आईआईटीज़ में जो एवरेज आईक्यू होता है वो 150 से 170 होता है, हाईएस्ट रेंज पे है आईआईटीज़ में जितने स्टूडेंट्स हैं। तो सर उसमें ये भी बोला गया कि स्टिल हम अगर देखें हर साल आईआईटी में 2 बच्चे तो ऐसे होते ही हैं जो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं, इतने हाई आईक्यू लेवल के बाद भी। नहीं होता उनका हाई आईक्यू मैडम। सर रिपोर्ट में है 150 to 170 दे हैव मेंशन्ड। देखिए, एक तो पहली बात तो हमने यही कह दिया, पहला पॉइंट तो ये है कि इंटरनेशनल लेवल की अगर किसी अमेरिकन एजेंसी ने कोई टेस्ट बनाया है और वो भी किसी साइकोलॉजिस्ट ने, उसको हम अपने सिस्टम पे अप्लाई कर रहे हैं अपने यहाँ पर। पहला पॉइंट तो ये है। आप किसी से भी पूछ लीजिए, हमारा 4th क्लास का बच्चा अमेरिका के 7वीं क्लास के बच्चे के साथ कंपटीशन करेगा तो वो उनसे बेटर है, क्योंकि उसको हमारे वाले को ज्यादा आता है फास्ट करना और याद करना, स्पेशली मैथमेटिक्स। ठीक है ना? तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हो गया कि हमारे वाले का आईक्यू ज्यादा हो गया। वो आईक्यू तो वही है ना। मैंने आपसे सवाल पूछे, देखिए आईक्यू का जो इस रिपोर्ट की आप बात कर रहे हो उसका एकमात्र सोर्स है आपके दिए हुए जवाब। मैंने आपसे एक सवाल पूछा है, आपने वो सवाल पहले पढ़ा हुआ है तो आपका आईक्यू ज्यादा है, आपने नहीं पढ़ा हुआ या आपको नहीं आता तो आपका आईक्यू कम है। ये इतना हो जाएगा। दैट इज नॉट अ वैलिड रिपोर्ट, बिकॉज आप आईक्यू को किसी जाति के साथ नहीं कॉम्प्रोमाइज कर सकते, किसी धर्म के साथ नहीं, किसी देश के साथ नहीं। दिस इज अ फैक्टर ऑफ इंडिविजुअल पर्सन। ये इंडिविजुअल का होता है, किसी देश का भी नहीं, इंडिया का भी नहीं। इंडिया के लोग रट्टा ज्यादा मारते हैं। आईआईटीज में सिलेक्शन जिनका होता है उनको सोसाइटी में उतार कर देखो, साबुन खरीदना तक नहीं आता उनको, घर से निकले नहीं होते बेचारे रट्टे मार, सुबह से आए स्कूल में याद करे, घर जाके ट्यूशन, इसके बाद बेचारे कभी कुछ नहीं, सोशल लाइफ में कुछ नहीं होते, वो कुछ भी नहीं होते। अगर उनका दूसरे फैक्टर्स देखने लगेंगे तो वो कहीं भी स्टैंड नहीं करेंगे बेसिकली ना। तो वो आईक्यू वो वाला बच्चा जो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको जो घर में डायलॉग मिलते हैं ना, अब बाप कॉलेज में प्रोफेसर है, माँ कॉलेज में प्रोफेसर है, बेटे को आईआईटी की तैयारी, उसकी आईएएस की तैयारी करने, यूपीएससी की तैयारी करने दिल्ली भेज दिया, 3 बार पेपर पास करके 4थी बार इंटरव्यू में क्लियर नहीं हुआ, तो तेरे से क्या सारा सोर्सेज तेरे ऊपर लगा दिए, तूने क्या किया इतने साल तक, उसने सुसाइड कर लिया, रात को सुबह उठा ही नहीं, घर जाके ऊपर पंखे में जाके लटक गया। तो आईक्यू कम थोड़ी था, आईक्यू का क्या लिंक है इससे? वो डिसीजन मेकिंग एक अलग है, और आईक्यू जो हम जिस टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं, आईक्यू उसका 1/20th पार्ट है। इतना छोटी चीज आईक्यू। आईक्यू इज दैट स्मॉल थिंग जिसके ऊपर आप डिस्कस कर रहे हो ना, जो लाइफ को डिस्कस कर रहे हो आप, पूरा एम्प्लॉयमेंट को और पूरे देश को डिस्कस कर रहे हो, वो इतनी छोटी सी चीज है विच डजंट मैटर एट ऑल। सर आपको पिज़्ज़ा के टेस्ट के बारे में भी पता होगा, जब इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था 2010 में, उसके बाद हमें बाइकआउट करना पड़ा पिज़्ज़ा के टेस्ट से फॉर द रीज़न, मैं पढ़ रही थी और मैंने उसमें देखा कि सिर्फ हमने इसलिए बाइकआउट किया क्योंकि टोटल मेरे ख्याल से 92 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था और हमारी शायद सेकंड लास्ट रैंक थी उस, और वो भी हम इंडिया से बेस्ट बच्चे भेज रहे थे, हिमाचल और आई सपोज एक और था पंजाब, केरला से था।
हाँ केरला से 2010 की रिपोर्ट। अब शायद हम काफ़ी बाइकआउट के बाद अब हम 2 साल बाद भेजेंगे 2021 में। अभी उसमें भी कुछ आ रहा था कि उसका भी रीज़न ये था कि वहाँ ये बोला गया कि वहाँ एक रीज़न दिया गया था, ऑल्दो मैं भी उससे एक्सेप्ट नहीं करती कि लो आईक्यू ऑफ जो हमारे ऊपर टैग लगाया गया, विच आई डोंट सी कि हमारा इतना लो आईक्यू है जितना हमें टैग कर दिया गया। किसी के ऊपर टैग नहीं लगा हुआ और आईक्यू कुछ भी नहीं है कि उससे हम टैग हो जाएं, कुछ भी नहीं है। मैंने बताया हम एक पर्सन को अगर डिस्कस कर रहे हैं, अगर उसको स्टडी कर रहे हैं, आईक्यू इज 1/20th पार्ट ऑफ दैट, तो उसका तो कोई रोल ही नहीं है। आईक्यू बहुत छोटी चीज है। आप फील कर रहे हो क्या उस पे? देख इतना आपको नहीं पता है कैसे रिप्रेजेंट हो रहे हैं, ठीक है ना। इस टॉपिक पे हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज हम पॉलिटिकल इश्यूज पे नहीं, हम इस पे डिस्कस कर लेते हैं। ये एजुकेशन का नहीं है, दिस इज टोटली पॉलिटिकल। जो जैसे अब ट्रेड वॉर पता है आपको? पॉलिटिक्स का कोई है, पॉलिटिकल साइंस का कोई पर्सन है अगर? हाँ, जो ट्रेड वॉर होते हैं दे आर एक्चुअली नॉट ट्रेड वॉर्स, दे आर ऑल पॉलिटिक्स। इसी तरह की ये सेम इज द केस ऑफ दिस गेम। ये दिस इज ऑल्सो ए गेम, बेसिकली ये गेम है और आप इस गेम को खेलिए, सिर्फ फील मत कीजिए। ये आप प्लीज। एग्जैक्टली शुरू में ही बोल दिया था। क्वेश्चन? अरे मैम आपको याद नहीं शायद, जब मैंने लाइव शुरू किया था, बैठिए मैम प्लीज। जब हमने लाइव शुरू किया था, लाइव शुरू करते ही मैंने बताया है कि इंट्रा पर्सन पर्सनालिटी होती है, कि इंटर होती है, और इतने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, एल 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 आई आई, याद आया? हाँ, तो व्हाट वाज दैट? उस पर डिस्कस होगा डिटेल में, अभी आगे इस पे करेंगे हम। इट कैन बी पॉसिबल, इट इज पॉसिबल। एक इसके अंदर जो एक और बात आ गई, जो आइडियलिस्ट की एक और बताता हूं मैं आपको। आइडियलिस्ट की एक खासियत और है कि आमतौर पे ऐसे लोगों के ना, या ऐसे बच्चों के दोस्त नहीं होते। मतलब क्लास पूरी दोस्त होती है, बात सबसे करता है प्यार से, वैसे कोई टेंशन नहीं है, पर अपनी बात कभी शेयर नहीं करता किसी से। आइडियलिस्ट बहुत रेयर शेयर करता है, बहुत ही रेयर। मतलब उसे कोई ऐसा आदमी मिल जाए जिसके साथ वो अपनी जिंदगी की हर बात शेयर कर सके, विच दैट इज वेरी रेयर। यानी आइडियलिस्ट पर्सनालिटी का पूरी दुनिया में हार्डली कोई एक दोस्त होता है, एक ही होता है वो। मतलब अगर आइडियलिस्ट के 2 ऐसे दोस्त हो जाए जिनके साथ वो सब कुछ बोल सकता है, तो बहुत बड़ी बात है। मतलब ये समझ लीजिए आप। यानी कि अगर कोई पेरेंट आपसे आके कहता है कि इसको कोई दोस्ती पसंद नहीं आता, मतलब वो बात बहुत अच्छे से कर रहा है, ऐसा नहीं है कि उसके किसी के साथ बिगड़ती है, वो बात सबसे प्यार से करता है। सारी क्लास वैसे दोस्त होती है, बट लेकिन आइडियलिस्ट को जब कोई ऐसा दोस्त मिल जाता है जो उसका रियल में, जिसको वो अंदर से महसूस करता है, तो वो खाना भी उसी के साथ खाना चाहेगा, वो जाना भी उसी के साथ चाहेगा। सुबह शाम फोन करके पूछा, खाना खा लिया? मैं भी खा रहा हूं, तू भी खा ले, लाइक काइंड ऑफ ऐसे करके। तो ऐसा दोस्त जब मिलता है आमतौर पे, फिर थोड़े दिनों के बाद, मतलब साल तो बहुत बड़ा बोल दिया मैंने, 2-4 महीने के बाद फिर वो दोस्ती टूट जाती है इनकी, क्योंकि फिर से कमी नजर आनी शुरू हो जाती है इनको। इनकी दिक्कत ये है कि इनको कमियां दिखती रहती हैं और ये परफेक्शन ढूंढते रहते हैं, वो परफेक्शन नहीं मिल पाती बेसिकली। आइडियलिस्ट पर्सनालिटी को बेसिकली सेल्फलेस लोग चाहिए होते हैं, जो सेल्फिश नहीं होते। तो जहां आदमी की बातों में सेल्फिशनेस नजर आई, वहीं उस आदमी को रिजेक्ट कर देंगे कि चल तू अब अपनी वाली उस कैटेगरी में नहीं रहा। और ये अपने आप को शेयर नहीं करेंगे कभी भी। मतलब इन बच्चों से अगर आप पूछेंगे ना, तो ये इतने कैलकुलेटिव होते हैं। मान लो लिसनर को पूछा मम्मी ने, नर्स मतलब 2री-3री क्लास में, स्कूल कैसा रहा? स्कूल बढ़िया रहा, रोहन ऐसे कह रहा था, सोहन ऐसे कह रहा था, वो मेरे को मारा था, मैंने उसको मार दिया, फिर हम ये हुआ, फिर वो हुआ, इतना डिटेल में। और फिर आइडियलिस्ट आ गया, उसको पूछा कैसा रहा स्कूल? ठीक था। ठीक था, लाइक काइंड ऑफ, दैट्स ऑल। वो क्यों